अमीर बहू की गरीब सौतन। छत की मुंडेर पर खड़ी प्रोनिता अपने पति की तस्वीर को सीने से सटाए ढलते सूरज को देखते हुए बोलती है, देखो सांझ आज फिर तुम्हारी यादों में खोए हुए सांझ का सूरज ढल गया। आज पूरे 2 महीने हो गए तुम्हें अपनी प्रोनिता से दूर गए, और अब जब ये तय हो गया है कि सुबह तुम मेरे पास होगे तो ये कुछ पल की जुदाई पहाड़ जैसी जान पड़ रही है। मगर आना तो तुम्हें अपनी पत्नी के पास ही है। आने वाले तूफान से अनजान प्रोनिता खुद को तसल्ली देते हुए अपने पति के आने की खुशी में पूरे घर को फूलों से सजाकर चकोर के जैसे जागकर सारी रात जागकर भोर होने का इंतजार करती है, और डोरबेल बजते ही दरवाजे की ओर भागकर दरवाजा खोलकर अपने पति के गले लग जाती है। सांझ तुम आ गए, आई मिस यू सो मच। एकाएक प्रोनिता की पलकें गठरी थामे खड़ी गरीब धानी पर घिर जाती हैं। सांझ, ये तुम अपने साथ किस लड़की को उठा लाए हो? ओह, तो तुम मेरे लिए नौकरानी लाए हो। चलो अच्छा है, वैसे भी घर में 3600 काम में उलझकर मुझे तो छुट्टी ही नहीं मिलती। खास तौर से बर्तन घिस घिस कर मेरे हाथ रफ हो गए। चलो अभी से ही काम पर लग जाओ। ठहरो प्रोनिता, धानी नौकरानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ये सुनकर प्रोनिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपनी सौतन को देख जैसे शब्द भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। तभी वह सांझ का कॉलर पकड़कर बौखला के बोलती है, इतना बड़ा धोखा! मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, उसका ये सिला दिया है तुमने। मेरी सौतन ले आए। प्रोनिता, मेरी पूरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है? सांझ, मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था, मगर तुमने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। इससे अच्छा तो तुम मेरी जान मांग लेते, मैं खुशी खुशी दे देती, मगर तुमने तो मेरा गुरूर ही तोड़ दिया। मगर मुझे ये सौतन की सोहबत गवारा नहीं। अपने मन की बड़ास निकालकर प्रोनिता पांव पटकते हुए अपना सूटकेस लेकर जाने लगती है। तभी धानी उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, रुक जाइए प्रोनिता, भगवान के लिए घर छोड़कर मत जाइए। सांझ सिर्फ आपके हैं, भले ही उनके नाम का सिंदूर मेरे मांग में है, मगर उनके दिल में सिर्फ आप हैं। धानी सच कह रही है प्रोनिता, हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई ताल्लुकात नहीं। वाह, कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हो तुम, जैसे मर्दों की फितरत मैं अच्छे से समझती हूँ। सांझ, और तू मेरी गरीब सौतन, तूने एक सुहागन का पति छीना है, तुझे तो जमीन में गड़ जाना चाहिए। लो, झुका ली मैंने अपनी नजरें, और ये आपकी इस गरीब सौतन का वादा है कि मैं सांझ जी के आसपास भी नहीं भटकूंगी। बस मुझे ये छत मत छीनिए, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अपनी गरीब सौतन की लाचारी देखकर अमीर प्रोनिता उसे घर में पनाह दे देती है, मगर क्या ये सब कुछ इतने पर थमने वाला था? भले सांझ तेरे भोलेपन का शिकार हो गए और तुझ जैसी गाय गुजरी गरीब मेरी सौतन बनकर मेरी जिंदगी में आ गई, मगर मैं तेरी जिंदगी को बद से बदतर बना दूंगी। तेरे हिस्से में इतने कांटे बोऊंगी कि फिर कोई गरीब किसी अमीर को फंसाने का फिराक छोड़ देगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सांझ अपने दफ्तर के कामों में उलझकर ज्यादा वक्त ऑफिस में बिताने लगता है। वहीं प्रोनिता अपनी गरीब सौतन पर दुखों का पहाड़ ढाने लगती है। धानी, हरियो धानी, हरियो धानी की नानी कहाँ मर रही है? जी दीदी, आपने बुलाया? तुझे भूलने की बीमारी है क्या? कितनी दफा कहा है ना मुझे दीदी मत बुलाया कर, तू सिर्फ मेरी सौतन है। चल जल्दी से मेरे लिए चाय बना। मगर दीदी, क्या मैं खाना खा लूं? क्यों, थोड़ी देर और नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी? जाकर पहले मेरे लिए चाय बना। अपनी अमीर सौतन की धौस देखकर धानी झट से चाय बना कर दे देती है, और रात का बचा खुचा खाना थाली में लेकर जैसे ही खाने की मेज पर बैठती है, तभी प्रोनिता अपनी रईसी का रुआब झाड़ती हुई उसे खरी खोटी सुनाती है। अरे ओ मेरी गरीब सौतन, लगता है इस महंगे मेज पर बैठकर खाने की औकात नहीं है। चल चुपचाप से जमीन पर बैठ, यही तेरी औकात है। प्रोनिता के मुंह से अपनी हंसी उड़ने के बावजूद भी गरीब सौतन डबडबाई आंखों से सुलझा सा जवाब देती है, आपका हुक्म सर आंखों पर दीदी। धानी जमीन पर बैठकर खा ही रही होती है कि अचानक उसका पति सांझ घर लौट आता है। अरे ये क्या धानी, तुम इस तरह जमीन पर क्यों बैठी हो, और ये बासी खाना क्यों खा रही हो? क्यों सांझ, तुम्हें इस 2 कौड़ी लड़की के लिए बड़ी हमदर्दी हो रही है? क्योंकि धानी मेरी पत्नी है प्रोनिता। हाँ, नाजायज रिश्ते को झूठा नाम देने से वह जायज नहीं होता। सांझ ये मेरी सौतन है, जिसने मेरी हंसती खेलती जीवन में आग लगा दिया, तुम्हें मुझसे छीन लिया। ये तुम्हारी अपनी मन की उपज है प्रोनिता। जिस दिन तुम सच से रूबरू होगी, उस दिन तुम अपने किए पर पछताओगी।
जाने दीजिए सांझ जी, वैसे भी हम गरीबों का जीवन तो होता ही ऐसा है, कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। और अगर मैं ताजी खाना खा लेती तो ये बासी खाना कचरे का कौर हो जाता। वाह मेरी सौतन साहिबा, गरीबी का राग अलाप कर दिल जीतना तो तुम लोगों का पुराना पैतरा है। हाँ। इस तरह एक बार फिर अमीर प्रोनिता गरीब सौतन को 4 बातें सुनाती है। ऐसे ही हर ढलते दिनों के साथ पत्थर दिल प्रोनिता गरीब धानी पर कामों का बड़ा बोझ लादती है। भोर की पहली किरण के साथ जगी धानी उसे एक पांव पर नचाती। इस बीच वह थकी थकी सी रहने लगती और बीमारी उसे बिस्तर पर पटक देती है। डॉक्टर, धानी ठीक तो हो जाएगी? देखिए, इनकी कमजोरी की कड़ी पकड़ में नहीं आ रही। कोई बात इन्हें खाई जा रही है, या फिर यूं कहूं कि इन्होंने जीने की चाह छोड़ दी है। मैं चलता हूं। धानी, धानी उठो, क्या हो गया है तुम्हें? सांझ, ये रोना धोना मत लगाओ, मरी नहीं है ये महारानी। बस प्रोनिता, तुम इसे मरने की दुआ दे रही, जिसके कारण मैं जिंदा हूं, वरना तुम्हारे संग का सिंदूर मिट चुका होता। तुम क्या कहना चाहते हो? जब मैं काम के सिलसिले में डुमराव गांव गया था, तब जिस क्वार्टर में मैं ठहरा था वहां धानी खाना पहुंचाती थी। खाना लाए हैं परदेसी बाबू? अंदर ले आओ। जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए साहिब, फिर टिफिन लेकर घर जाना है मुझे। कुछ ही पल में मैं उसके चुलबुलेपन में घुलता चला गया और हम अच्छे दोस्त बन गए। साहब जी, आपने तो बताया ही नहीं, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरी पत्नी प्रोनिता। और तुम्हारे घर में? मेरे अपने तो कब के माटी में मिल गए, तब से जुगनू मौसी के साथ रहती हूँ। हम दोनों बातें कर रहे थे तभी मौसम बिगड़ गया और मेरे कहने पर धानी वहीं ठहर गई। मगर मुझे क्या खबर थी कि अगले दिन का सूरज हम पर अंधेरा कर देगा। देखिए सरपंच जी, ये छोकरिया पूरी रात इस परदेसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, कहीं का ना छोड़ा। मुझ पर ऐसा लांछन ना लगाओ मौसी। अरे मर गई मौसी। अरे देखिए, आप सब समझ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं। रात बरसात बहुत ज्यादा थी, इसलिए मेरे कहने पर धानी क्वार्टर में रुक गई। बस कर परदेसी, तेरी सफाई पेशी तेरे घिनौनेपन पर पर्दा नहीं डाल सकती। अब तुझे धानी का हाथ थामना होगा, वरना तेरी बोटी काटकर गंगा में बहा दूंगा। नहीं, ऐसा गजब मत ढाना सरपंच काका, मैं करूंगी शादी। और मेरी जान बचाने के लिए इसने मुझसे शादी की। अपनी गरीब सौतन के सच से रूबरू होकर प्रोनिता के पैर लड़खड़ा जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? सौतन की डाह में अंधी होकर इस पर जुल्म ढाए। उठो धानी, अपनी दीदी को माफ कर दो। प्रोनिता की आवाज सुनकर धानी की आंखें खुल जाती हैं, जिसे देख प्रोनिता उसके गले लगकर सारे गिले शिकवों की माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो धानी, मैं तुम्हें समझ ना सकी। तुम मुझ पर प्यार की बारिश लुटाती रही और मैं तुम पर जुल्म ढाती रही। कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं की। बस दीदी, जो हुआ उसे भुला दीजिए, क्योंकि मैं तुलसी हूं इस आंगन की, पर कोई नहीं आपके साजन की। लेकिन आज मैं खुद की खुशी से अपना सिंदूर और सांझ तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। इस तरह आखिर में अमीर बहू अपनी गरीब सौतन को उसके भाग्य की खुशियाँ अर्पण कर देती है। आमलेट ले लो, आमलेट, ताजी ताजी आमलेट, स्वादिष्ट आमलेट। आमलेट ले लो, आमलेट ले लो। जैसे ही करिश्मा के ठेले के पास से कोई भी गुजरता, ऑमलेट की खुशबू सूंघ कर वो करिश्मा से ऑमलेट खरीदने लगता। अरे वाह, ऑमलेट की खुशबू तो बड़ी ही गजब की आ रही है बहन। कितने की दे रही हो? ज्यादा नहीं, बस 30 की प्लेट है आमलेट। अच्छा, कोई बात नहीं, आप तो लगा दो। कैलाश से रुका नहीं जाता और वो ऑमलेट खा लेता है। ऑमलेट खाने के बाद वो बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही धीरे धीरे गांव के कई सारे लोग करिश्मा के ठेले पर आते हैं और उससे ऑमलेट लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस इसी प्रकार मेरा काम चलता रहे तो मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूंगी। काफी थकने के बाद करिश्मा अपना ठेला लेकर वापस अपने घर को लौट जाती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों और अपने सास और पति के लिए खाना बनाना शुरू करती है। और रात को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करिश्मा फिर से ऑमलेट का ठेला ले जाकर लगा देती है। कुछ दिनों तक वो अच्छा खासा कमा लेती है, लेकिन एक दिन उसके सामने एक आदमी अंडे का ठेला खोल लेता है। हे भगवान, मेरे ठेले के आगे इस आदमी ने अपना ठेला लगा लिया। ऊपर से कोई भी मेरे पास आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं?
सुबह से शाम हो जाती है, करिश्मा के ठेले पर कोई भी नहीं आता। ऐसे ही वो पूरे दिन मायूस अपने ऑमलेट के ठेले के पास खड़ी रहती है। आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वो वहां से जा ही रही थी कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है, बिटिया कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो बिटिया, कुछ खाने को दे दो। उस बूढ़े आदमी की हालत देखने के बाद करिश्मा को उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, जिसके बाद वो उससे कहती है, अरे बाबूजी, इस तरह परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं आपकी मदद करूंगी। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपको एक बढ़िया सी ऑमलेट बनाकर देती हूँ। करिश्मा उस बूढ़े आदमी को बढ़िया सी ऑमलेट बनाकर देने लगती है। वो आदमी ऑमलेट खाकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो करिश्मा को आशीर्वाद देने लगता है। भगवान तेरा हमेशा भला करे बेटा, तेरे इस ऑमलेट के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहे, तू दिन दुगना रात 4 गुना पैसा कमाए बेटा। ऐसा कहने के बाद वो आदमी करिश्मा के सर पर हाथ रखकर उसके हाथों को चूम लेता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद करिश्मा भी अपने घर लौट आती है। घर लौट आने के बाद उसकी बेटी अंजू उससे कहती है, अरे माँ, आज आप खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे बेटी, आज तो मेरा काम ही नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं कल तेरे पिताजी की दवाई ले आऊंगी। अगर तुझे भूख लगी है तो चल, मैं तेरे लिए सादे चावल बना देती हूँ। करिश्मा सादे चावल बना देती है। वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करिश्मा फिर से अपनी ऑमलेट का ठेला लेकर लगाने के लिए चली जाती है। इस बार जैसे ही वो अपने हाथों से कोई भी ऑमलेट बनाती, वो बहुत स्वादिष्ट बन जाती। उसके हाथों में अचानक से जैसे कोई जादू आ गया हो। वो एक अंडे से कई ऑमलेट बना रही थी। यकीन नहीं हो पा रहा मुझे कि एक अंडे से मैं इतनी सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट ऑमलेट बना रही हूँ, लेकिन ये ऐसा हो कैसे रहा है? करिश्मा के हाथों की बनी हुई ऑमलेट की खुशबू से पूरा गांव महक उठता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसके ठेले के पास कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है करिश्मा बहन, तुम्हारे ऑमलेट से तो मेरा पूरा घर महक उठा है। मुझसे और बिल्कुल रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हारे हाथों की ऑमलेट खाने के लिए आ गई। हाँ हाँ, इतने स्वादिष्ट ऑमलेट आखिर कौन छोड़ना चाहेगा। मुझे एक ऑमलेट बना दो जल्दी से, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आप सभी के लिए ऑमलेट बना देती हूँ। एक ही अंडे से कई सारे लोगों के लिए ऑमलेट बना देती है। वो इतना स्वादिष्ट ऑमलेट बनाती है कि सभी लोग उसकी ऑमलेट खाने के लिए पागल हो जाते हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उसके ठेले के पास बहुत बड़ी लाइन लगा लेते हैं। वहीं खड़े होकर ऑमलेट भी खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा के सामने खड़ा आदमी अपने मन ही मन सोचता है, आखिर ये सब चल कैसे रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये औरत एक ही अंडे से इतनी सारी ऑमलेट कैसे बना रही है। ऊपर से इसके हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जिससे पूरा गांव ऑमलेट के पीछे इतना पागल हो गया है? उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता। वो इस प्रकार से करिश्मा को काम करते हुए देखता रह जाता है, जिसके चलते उसे अपना ठेला कहीं और लेकर जाना पड़ता है। शाम होते होते करिश्मा 4 गुना पैसा कमा लेती है और वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो 4 गुना पैसा कमा लिया मैंने। अब मैं इनसे घर का राशन भी ले जाऊंगी और मनोहर जी के लिए दवाई भी ले आऊंगी। कल से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। करिश्मा ऐसा कहने के बाद एक केमिस्ट के दुकान पर जाती है और दवाई खरीद लेती है, जिसके बाद वो राशन की दुकान से राशन भी खरीद लेती है और अपने अंडे के ठेले पर रख लेती है। फिर वो वापस अपने घर लौट आती है। अरे वाह माँ, इतना सारा सामान लेकर आई हो आज तो। आपका एक भी अंडा नहीं बिका है, फिर भी इतना सारा राशन का सामान और दवाई कैसे लेकर आई हो आप? बिटिया, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा है। मैं केवल एक अंडा उठाती हूँ और उसी अंडे में से पता नहीं कैसे कई सारे आमलेट बनकर तैयार हो जाती है। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। करिश्मा और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर में सारा सामान ले आते हैं। सभी लोग उस दिन पेट भरकर खाना खाते हैं और करिश्मा अपने पति मनोहर को दवाई खिला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करिश्मा फिर से अपना ठेला ले जाकर लगा देती है। उसके वहां पहुंचने से पहले कई सारे लोग वहां पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अरे तुमने तो बहुत देर लगा दी आने में, हम जो है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जोरों से भूख लगी है, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। लाओ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। आप सभी लोग थोड़ा सा सब्र रखिए,
मैं आप सभी को अब जादुई आमलेट बनाकर खिलाने वाली हूँ। ऐसा कहते ही करिश्मा पहला अंडा पकड़ती है। देखते ही देखते करिश्मा अपने जादुई हाथों से उस एक अंडे से कई सारे ऑमलेट बनाकर तैयार कर देती है और सभी को दे देती है। सभी लोग ऑमलेट खाने के बाद बहुत खुश होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल मजा आ गया। आज का दिन तो आमलेट खाकर ही बन गया। अब रोज ऐसी आमलेट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या बात है, अकेले अकेले आमलेट खा रही हो। जरा हमें भी तो करिश्मा बहन अपने हाथों की जादुई आमलेट खिलाओ। कौशल्या के कहने पर करिश्मा अपने जादुई हाथों से जादुई आमलेट बनाकर कौशल्या को खिलाती है, जिसके बाद से वो भी करिश्मा की फैन हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब करिश्मा का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है, जिसके चलते उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगती है। करीना का पति भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगता है और वो खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगते हैं। शांतामणि नाम की एक औरत गरीब तबके से थी, जिसका पति ज्यादा नशाबाजी करने से चल बसा था। ऐसे में उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। उनका मकान मालिक उन्हें घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद शांतामणि अपनी 5 बेटियों, जो कि 2 नितारा और तारा 4-5 साल की थीं, और शिवानी, पीहू, पाखी 9 से 12 साल की उम्र की थी, रोड पर अपने बच्चों के साथ भटकते हुए वो पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां उसकी छोटी बेटी तारा कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, तो खिला दो ना माँ। हाँ माँ, अब पेट में तोते तोते दूहे दूध लाए हैं। माँ, ये कब तुतलाना छोड़ेंगी? बेटा बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो ऐसा नहीं बोलेगी। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और दीदी मदद उला रही है। इन्हें पता नहीं ना था तित्ती भूत लगी है। तुम बातें तो थाया नहीं, हम तब दे। माँ, भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए ना। सुबह से बहुत चल रहे हैं, अब पैरों में भी दर्द हो रहा है। पापा के जाने के बाद कितना कुछ हमारे साथ हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, फिलहाल तुम सबकी सुरक्षा के लिए पहले मुझे कोई जगह देखनी होगी। थोड़ा सा बच्चों और आगे चलो, मैं वहीं से खाना खिला देती हूँ। माँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आजा, मैं तुझे अपनी गोद में ले लेती हूँ। तभी शांतामणि अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए बाकी बच्चों के साथ आगे आगे चलती है, जहां हैंडपंप से वो पानी पिला देती है और मंदिर के बाहर बंट रहे खाने से अपने बच्चों को खाना खिला देती है। जिसके बाद उसके भूखे बच्चे और खाना मांगते हैं तो पुजारी कहता है, अरे तुझे और तेरी बहन को मैंने 3 बार खाना दे दिया, अब क्या भंडारे के नाम पर सारा भंडारा तुझे ही खिला दूं? चल निकल यहाँ से। पता नहीं भिखारी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारी जगह रोड और कचरे में है, भागो यहाँ से। पंडित जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज, बहुत भूख लगी है। पंडित जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे बच्चों को खाना खिला दीजिए। बहुत देर से भूखे हैं, इसके बाद भी खाना कितने दिन तक नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। लगता है तुम भिखारी ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी पुजारी उन्हें धक्के मारकर 5 बच्चों समेत बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो फिर से भटकने लगते हैं। तेज बारिश आती है तो वो अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर देती है, जहां भी वो भीग जाते हैं और शिवानी, पीहू चीख मारते हैं। आचू! माँ, ठंड लग रही है। माँ, मुझे तो बहुत कपकपी हो रही है। मेरे पास तो 1-2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े भी नहीं हैं। माँ, हमें कोई छत तो दो ना माँ, दोनों छोटी बीमार पड़ जाएंगी। तुम चिंता मत करो बच्चों, इस बारिश के कम होते ही मैं कोई जगह ढूंढ लूंगी जहाँ तुम रह सको। अरे, तारा को बुखार आ गया। हे भगवान, हम गरीबों पर ये कैसा दुख का बवंडर छाया है। मेरे बच्चे ऐसे समय में ठंड से काट रहे हैं और कोई घर भी नहीं है। बच्ची को भी बुखार आ गया, कोई सहारा दीजिए भोलेनाथ। तभी सामने जाते रिक्शे से एक बड़ी सी पन्नी गिर जाती है, जिसे उठाकर शांता अपने बच्चों को ढककर जैसे तैसे एक पार्क में ले जाती है, जहां उसे बड़े बड़े पाइप मिलते हैं और उस पाइप में माँ बेटियां बैठ जाती हैं। बच्चों, आज से यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। बारिश कम हो जाएगी तो आग जला दूंगी। बारिश बंद होते ही शांता रूखा सूखा कचरा कहीं से उठाकर जैसे ही जलाने जाती है तो एक कचरे वाला कहता है,
अरे बहन, ये क्या कर रही हो तुम? इसे जलाओ मत, सामने वाली दुकान पर इसे बेच दो। कम से कम तुम्हें इसके 20-30 रुपए मिल जाएंगे। कहाँ भैया, क्या सच में भैया इसके पैसे मिलेंगे? अरे हाँ, कचरा ढूंढकर वहाँ जमा कर दिया करो। अरे उसके पैसे मिलते हैं। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तभी शांता वो कचरा लेकर कचरे वाले को बेच देती है, जिससे उसे 30 रुपए मिलते हैं और उन पैसों से वो सस्ते ढाबे से खाना लाकर थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिला देती है और कहती है, क्यों ना मैं कचरा ढूंढना शुरू कर दूं, जिससे बच्चों का पेट पाल सकती हूँ और तारा के लिए अभी दवाई भी ले आऊंगी। बच्चों, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो आई हो। कचरा ढूंढूंगी बेटा, जिससे तुम्हारा पेट पाल सकूं। आप अकेले क्यों जा रही हो? हम भी आपकी मदद करवाते हैं। ठीक है, तुम और पीहू मेरे साथ चलो। पाखी बेटा, तुम इन दोनों का ख्याल रखना। बड़ी हो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, कहीं जाना मत। तभी शांता अपने बच्चों को समझा देती है और दोनों अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनती हैं, जिनके बदले में कचरे वाला उन्हें कुछ पैसे देता है और इस तरह वो कचरा ढूंढ ढूंढ कर अपना गुजर बसर करने लगती हैं। एक दिन शांता को कूड़ा बीनते हुए सोने की अंगूठी मिलती है, जिसका मालिक न मिलने पर वो एक किराए का कमरा लेकर अपने बच्चों के साथ वहां रहती है। चूल्हे पर खाना बनाती है और कचरा ढूंढ ढूंढ कर घर का खर्चा चलाती है। इस तरह 15 बरस बीत जाते हैं। पांचों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। वो भी अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनती हैं, साथ ही पढ़ाई भी किया करती थी और थोड़ा बहुत उसने दहेज भी इकट्ठा कर लिया था। पढ़ाई अच्छी करने से पांचों बेटियों की नौकरी भी छोटी मोटी जगह लग जाती है, जिससे शांतामणि का बोझ कम हो जाता है। तभी एक दिन अपनी बेटियों से वो कहती है, बेटा, तुम कितना काम करोगी? तुम पांचों बड़ी हो चुकी हो। मैं रहूं या ना रहूं कुछ कह नहीं सकते। शरीर में जान नहीं है, इसलिए तुम पांचों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। पांचों भाई बहुत अच्छे हैं। शादी करके तुम वहां बहुत खुश रहोगी। तुम्हें मंजूर तो है ना? माँ, आपने हमारे लिए जैसा भी रिश्ता देखा है हमें मंजूर है, क्योंकि आप हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद उनके छोटे से घर में उन पांचों बेटों की माँ कावेरी आकर कहती है, देखिए बहन जी, मुझे आपकी बेटियां बहुत पसंद हैं। गोरी हैं, बाहर का कामकाज भी करना जानती हैं, इसलिए अपने हीरे जैसे बेटे से मैं उनकी शादी कराने के लिए तैयार हूँ। पर आप थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, पांचों बेटियों के हिसाब से मेरे पास जो है मैं सब कुछ करूंगी। आप शादी की तैयारी कीजिए। ये सुनकर कावेरी चली जाती है। अगले हफ्ते शांतामणि की पांचों बेटियों की शादी कावेरी के पांचों बेटों से हो जाती है। तभी विदाई के समय दहेज का सामान देखकर कावेरी विदाई रोककर कहती है, माफ कीजिएगा शांतामणि बहन, लेकिन हम आपकी बेटियों को विदा करके घर नहीं ले जा सकते। आपने कहा था आप अच्छे से दहेज वगैरह देंगे, लेकिन ये सब क्या है? पांचों बेटियों के नाम पर आपने एक टीवी, अलमारी, बेड दे दिया। ना फ्रिज है, ना एसी है। हाथ पर पैसे भी 20,000 रुपए रखे हैं। 5 बेटियों के हिसाब से 5 जगह दहेज भी तो देती। बहन जी, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया। बहुत संघर्ष करके ये सब जमा किया है मैंने अपनी बेटियों के लिए। मुझे लगा था आप खुले विचारों की हैं तो दहेज की मांग नहीं करेंगे और इतने से बात बन जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बेटियों की डोली मत रोकिए। नहीं, आपको दहेज जुटाना ही होगा। तभी लोगों के सामने शांतामणि भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है, किसी सब्जी वाले से तो किसी दूध वाले से, मगर कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। ये देखकर पांचों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, माँ जी, हमारी माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और अपने पैरों पर खड़ा किया है, और आप किस जमाने में जी रही हैं? दहेज लेना और देना दोनों ही गलत हैं। वो सब मैं नहीं जानती। माँ जी, आप ये तो जान ही लीजिए कि हमारी माँ ने कैसे हमारा पालन पोषण किया है। पाइप में रहते थे, कचरा बीनकर हमें खाना खिलाया है, पढ़ाया है, काबिल बनाया है। कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, ये भी जैसे तैसे दहेज जमा किया है। माँ जी, क्या आपके बेटे इतने नकारा हैं कि उन्हें दहेज की जरूरत है? नहीं ना? आप बताइए मोहन जी। हाँ माँ, आपके बेटे बहुत कमाऊ हैं, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। माँ ने बहुत संघर्ष करके अकेले उन पांचों को पाला है। कचरा बीन कर सालों तक गुजारा करना बहुत हिम्मत का काम होता है। और माँ, एक माँ अपनी 5 बेटियां दे रही है, जो कि बेहद अनमोल होती हैं, सबसे बड़ी दुनिया की दौलत होती हैं, तो और क्या चाहिए हमें?
प्लीज माँ, अपनी बहुओं को घर ले चलिए। तुम्हारे मुंह से ये सब बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। शांतामणि बहन और बहुओं, बेटे मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने ये सब क्यों बोला। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। सबसे कीमती अनमोल तो तुम ही हो जो मेरे घर को स्वर्ग बना कर रखोगी। चलो बेटा, बहुओं को अपने घर ले चलो। शुक्रिया बहन जी। माँ, हम सबको इतने प्यार और अच्छी परवरिश से पालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी पांचों बेटियां अपनी माँ के गले लगकर रोती हैं और अपने जीवन साथी के साथ विदा होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये कहानी है जेठालाल के जॉइंट परिवार की, जहां जेठालाल अपनी पत्नी सुधा, 2 बेटे सूर्य और दक्ष सहित 2 बहू न्यासा और वैदेही के साथ रहते हैं। जहां वैदेही कामकाजी बहू थी, वहीं न्यासा अव्वल दर्जे की नखरीली जेठानी थी, जो अक्सर अपने ससुराल वालों के सामने झूठी शान का राग सुनाकर नखरे दिखाते रहती थी। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी, खाना लग चुका है, सभी मेज पर आ जाइए। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। ओफो सासू माँ, आप भी ना दिन भर सस्ते नशे में डूबी रहती हैं, तभी तो आपकी हींग जीरे की तड़के की महक मालूम नहीं पड़ती। अरे वाह जेठानी जी, आपकी नाक तो बड़ी तेज है। वैसे आज मैंने सभी के लिए साग बनाया है। ये रहे गर्मा गर्म पराठे, खाना शुरू कीजिए। ओह गॉड, रोज रोज ये घास फूस खाकर आप सभी का मन नहीं उबता क्या? यू, कितना सारा ऑयल भरा है। सॉरी देवरानी जी, मगर इतना ऑयली खाना खाकर मुझे अपने फिटनेस के साथ खिलवाड़ नहीं करना। वो मेरे मायके में ऐसा अतरंगी खाना कोई नहीं खाता, इसलिए मुझे भी आदत नहीं। सो एक्सक्यूज मी ऑल। इस तरह नखरीली जेठानी देवरानी के आगे अपनी रईसी का रुआब झाड़कर कमरे में चली जाती है और सुधा कहती है, अरे छोटी बहू, तू मन छोटा मत कर। अपनी जेठानी के नखरीले स्वभाव को जानती तो है। उसे अपनी शेखी बखारने की बहुत बुरी आदत है। जेठानी के नखरे की नौटंकीबाजी से ससुराल के सभी जन वाकिफ थे। समय गुजरता है, फिर एक दिन जेठानी का देवर खुश होकर मिठाई लिए घर आता है। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, कहाँ हैं आप सभी लोग? अरे जल्दी से बाहर आइए। अरे क्या बात है दक्ष, आज तेरा चेहरा सीप की मोती के जैसा चमक काहे रहा है? पिताजी, आपका बेटा मैनेजर बन गया है। ये लीजिए मिठाई खाइए। माँ, आप भी खाओ। मुबारक हो छोटे, मेरा भाई मैनेजर बन गया। वाह! आप सब तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे देवर जी भारत के प्रेसिडेंट बन गए हो। मामूली से मैनेजर ही तो बने हैं। जेठानी जी, ये पोस्ट मेरे पति ने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल किया है, फिर भी आप खुश होने की बजाय फीका मुंह बना रही है। ओफो देवरानी जी, तुम्हारे साथ दिमाग खपाने के बाद मुफ्त का सरदर्द लेने से बेहतर है देवर जी से बात करती हूँ। देवर जी, किसने कहा था आपको इतना स्ट्रगल करने को? मेरे डैडी बड़े बिजनेस टाइकून हैं। आप कहते तो सिफारिश लगवाकर चुटकियों में मैनेजर की कुर्सी आपकी होती। शुक्रिया भाभी, लेकिन मेरे घर वालों ने सिफारिश के बल पर कमाने की सीख नहीं दी है। ओह गॉड, इन मिडिल क्लास वाले लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। भले घर में रूखा सूखा खाकर रात काटनी मंजूर है, मगर सिफारिश के बल पर आगे नहीं बढ़ना। सड़ते रहेंगे सारी जिंदगी अठन्नी चवन्नी के चक्कर में। इस तरह एक बार फिर न्यासा अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कमरे में आकर फुसफुसाने लगती है। पता नहीं किन फटे हालों के बीच फंस गई हूँ मैं, जहाँ किसी को भी अमीर होने की होड़ नहीं। समय बीतता है, जिसके साथ बढ़ता है जेठानी के नखरे। एक दिन देवरानी आंगन में लगे हैंडपंप के आगे बैठी कपड़े धो रही थी। तभी जेठानी गुस्से से चीख पड़ती है, अरे ओ मेरी अक्ल से पैदल देवरानी जी, तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे अरे, क्या हुआ जेठानी जी? यूं घनघोर घटाओं की तरह क्यों गरज रही हो मुझ पर? अरे तुमने जो देर दोपहर आंगन में धोबी घाट का निर्माण किया है, तो मेरा गरजना बरसना तो बनता ही है। अरे अब ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया तूने न्यासा बहू? पता था मुझे आप बीच में जरूर कूदेंगी। सारे फसाद की जड़ आप ही है सासू माँ। महीने भर की कमाई हमारे पति आपके हाथों में थमाते हैं, फिर भी आपके पल्लू की गांठ ढीली नहीं होती। ये एक वॉशिंग मशीन खरीद ले। सब समझती हूँ मैं। आप दोनों सास बहू जानबूझकर ये करती हैं। मेरी ये देवरानी देर रात टपाटप कपड़े पलट पीट कर हल्ला मचाती है। अभी इसी वक्त बंद करो ये कपड़े धोना। अब की बार मेरी नींद खराब करके मुझे खुंदक मत दिलाना। इस तरह नखरीली जेठानी अपनी भोली देवरानी को धमकाकर कमरे में चली जाती है और सास कहती है, अरे रहने दे छोटी बहू, बाकी के बचे खुचे कपड़े बाद में धो लेना।
वरना इस ड्रामा क्वीन की किलकिल युद्ध में ना बदल जाए। ऐसे ही समय गुजरता जाता है, बावजूद इसके जेठानी के नखरे टस से मस नहीं होते। वो कभी खाने में कमी निकालती थी तो कभी अपने नखरे की आड़ में मायके का महंगा स्टेटस आंकते हुए ससुराल वालों को नीचा दिखाती। फिर एक दिन सास कहती है, बस बहुत हो गया, अब इस न्यासा के नखरे बेहिसाब हो गए हैं। आज इसे बताना ही होगा कि ये चाहती क्या है। माँ जी चलिए। दोनों सास बहू न्यासा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जहाँ खुली खिड़की देखकर वो अंदर झांकने लगते हैं, जहाँ सूरी अपनी पत्नी के पांव दबा रहा होता है। ओहो सूरी, तुम मेरे पांव फूल की तरह क्यों सहला रहे हो? अरे दबा रहा हूँ डार्लिंग, पता नहीं किस स्टील बॉडी से बनी है मेरी बीवी। तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मुंह हिला रहा था। मेरी क्या जरूरत जो मैं तुम्हारे आगे कुछ बक सकूं? हाँ, मतलब क्या बोल सकूं? देख रही है सासू माँ, जेठ जी तो पूरी तरह जोरू के गुलाम बन गए हैं। अरे बहू, सारा चक्कर इसकी नौटंकी की है। अब अगर मैंने भी इस टेढ़ी खीर को ठूठ की तरह सीधा न किया तो मैं भी सुधा नहीं। इसके बाद दोनों सास बहू जेठानी के नखरे पर काबू पाने के लिए साजिश बुनती हैं। फिर उसी रात, क्या बात है देवरानी जी, आज किचन पर तालाबंदी है क्या? ना कुछ बनाया ना खाने को बुलाया। अरे जेठानी जी, खाना तो बन ही गया और सफाचट भी हो गया, और तुमने अपनी जेठानी को खाने पर बुलाना जरूरी नहीं समझा? अरे उस पर क्यों बरस रही है बड़ी बहू? मैंने ही मना किया था वैदेही को। वो क्या है ना, अब तुझे घास फूस खाने की आदत तो है नहीं, और तुम मन मार कर खाए ये अच्छा थोड़ी लगता है। सास की बात सुनकर जेठानी आगे कुछ नहीं कहती और सीधे कमरे में आती है। ऐसे ही समय बीतता है और फिर, देवरानी जी, ये तुम्हारे जेठ जी के कपड़े हैं, इन्हें धो देना, सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। अरे जेठानी जी, आपके पिताजी तो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे एक वॉशिंग मशीन मंगवा लीजिए और धोते रहिए कपड़े। वो क्या है ना, आपके महंगे कपड़े कहीं खारे पानी से खराब ना हो जाए। मुझे जरा काम है, इसलिए मैं तो चली अपनी गली। इस तरह देवरानी और सास साथ मिलकर जेठानी को मजा चखाती हैं। अब ना तो कोई खाने के लिए पूछता है और ना ही जेठानी के जिद्दी दागदार कपड़े धोता है। मगर इतने में जेठानी के नखरे कहाँ घटने वाले थे। सब समझती हूँ मैं इन सास बहू की चंकी चाट चाल को, मगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जिससे काम बन जाएगा। इसी तरह से जेठानी पैसे खर्च कर बाहर से खाना मंगवाती और कपड़े भी धुलवाती है। मगर कुछ ही दिनों में सारे पैसे नखरीली जेठानी के शौक के कारण स्वाहा हो गए थे, जिसके बाद जेठानी के पास अपना हाथ जगन्नाथ के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। आखिर में जेठानी के नखरे कुड़कुड़ाहट में बदल गए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अरे क्या हुआ बड़ी बहू, पैसे की गर्मी ठंडी पड़ गई क्या? मगर तू तो बता रही थी तेरे बाबूजी बड़े टाटा बिरला हैं, उनसे पैसे मंगवा ले। सास और देवरानी नखरीली जेठानी को ताने मारती हैं, जिसे सुनकर जेठानी के जहन में बसा झूठ जुबान पर आ जाता है। बस कीजिए सासू माँ, मुझे भिगो भिगो कर जूते मत मारो। मैं तो बस ठाट बाट से रहने के लिए झूठी बड़ाई आंकती थी और झूठे नखरे दिखाती थी। जेठानी जी, इंसान की कदर झूठी शान और शौकत से नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते से ठहरती है। आपने अपने ससुराल वालों के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाया, इसलिए हमें आपको अर्श से फर्श पर लाना पड़ा। बेचारी नखरीली जेठानी का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और वो अपना कच्चा चिट्ठा कबूल करके पछताते हुए कहती है, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे नखरे एक दिन मुझे ही महंगे पड़ जाएंगे। अब मैं फिर कभी नकली नखरे नहीं करूंगी। ये हुई ना बात बड़ी बहू। शुक्र है अब मुझे अपनी बीवी के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे। उस दिन के बाद से न्यासा अपने बेतु के नखरे छोड़कर न सिर्फ अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगी, बल्कि घर के कामों में भी अपनी देवरानी के साथ साथ बराबरी की हिस्सेदारी भी निभाया करती थी। गोपी के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब मकान मालिक ने उस गरीब के परिवार से सर्द भरी रात में छत छीनकर उन्हें बेइज्जती के साथ बस्ती से बाहर निकाल दिया। उसके दोनों बच्चे बंटी और बबली बिलखते हुए बोल पड़े, पिताजी, इन बुरे अंकल ने हमें हमारे घर से क्यों निकाल दिया? पिताजी, अब क्या हम भी गरीब लोगों की तरह फुटपाथ पर रहेंगे? 6 साल का बंटी का ये सवाल सुनकर माँ हीरामणि और गरीब गोपी की डबडबाई आंखों से आंसू छिटक पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने सामान की गठरी उठाई और बच्चे को लेकर सिर छुपाने के ठिकाने की खोज में निकल पड़ी। तभी ठंडी ठंडी हवाएं उनसे टकराने लगी
जिससे उस गरीब परिवार के क्या बड़े क्या बच्चे सभी के रोए सिहर उठे। वो लड़खड़ाए कदमों से आगे बढ़ते चले गए। तभी आसमान के झरोखे खुल उठे और झमाझम बरसात बरसने लगी। माँ, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी ठंड लग रही है, चलो ना घर चलते हैं। वो घर अब हमारा नहीं रहा बिटिया। हीरामणि, बादलों की दशा देखकर लग रहा है जैसे बारिश सारी रात होगी। वो देखो, उस छप्पर के नीचे चलकर छिप जाते हैं। चलो चलो चलो। सभी जन तेजी से भागकर उस छप्पर के ओहार में छिप जाते हैं, जो कि सरकारी सहकर्मियों का क्वार्टर था। वो सभी ठिठुरते हुए बारिश के थमने की बाट जोहते हैं और भोर की किरण फूटते ही बंटी बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। देखो हीरामणि, सवेरा हो गया है, ये पास ही मंदिर है, वहीं चलते हैं। अगले ही पल गरीब गोपी अपने परिवार के साथ मंदिर के बाहर बने फुटपाथ पर बैठ जाता है कि तभी एक अत्यारी पुलिस वाला उसकी पीठ पर जोरदार डंडा मारता है, जिससे गोपी करहा उठता है। अरे वाह, अरे दरोगा जी, हमने तुम्हारा खेत काट लिया है क्या, जो कसाई की तरह डंडा आजमा रहे हो? अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये फुटपाथ क्या तेरे बाप की जागीर है जो ये आकर जम गया? अरे साहब जी, कौन इंसान फुटपाथ अपनी मर्जी से चुनता है? गरीबी की बेड़ियां ही हर गरीब को यहाँ खींच लाती हैं। अरे बंद कर अपनी गरीबी की गाथा। सब जानता हूँ मैं, तुम जैसे गए गुजरे गरीब हाथ पांव चलाने की खटनी से बचने के लिए कभी मंदिर में तो कभी फुटपाथ पर हाथ पसारे बैठ जाते हो। सीधे मन से रफू चक्कर हो जाओ, वरना दूं खर्चा पानी। पुलिस अंकल, हमारे पिताजी को मत मारो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये पहली दफा नहीं था जब किसी दरोगा ने किसी गरीब पर अपने वर्दी का रौब झाड़ा था। गोपी जैसे कितने ही गरीब हर दिन इस हादसे का शिकार होते हैं। काफी दूर चलकर आने के बाद उनके उखड़े कदम एक बहते नदी नाली के पास बसे गरीबों की बस्ती पर गड़ जाते हैं। पिताजी, हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये कितनी बदबू आ रही है। बंटी बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अब यही हमारा घर है। गोपी ने कहाँ सोचा था कि उनका घर दुनिया भर की बहुत कूड़े और कीच के बीच बसेगा। वो उसी नाले के किनारे बसे फूस की झोपड़ी में रहने लगे। वो सभी आस पास बिखरे कूड़े में से लोहा प्लास्टिक बीनने लगे। तभी बेटी की नजर कूड़े के ढेर में पड़े पिज्जे के टुकड़े को देखकर चमक उठती है और वो उसे उठाकर खाने लगता है। अरे वाह, ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट है, तभी तो अमीर लोग इसे मजे से खाते हैं। बंटी, ये पिज्जा मत खा, इसे फेंक, ये खाने लायक नहीं है। नहीं दीदी, ये पिज्जा खराब नहीं है, खाकर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अपने भाई के मुंह से पिज्जा की वाहवाही सुनकर बबली ललचाई आंखों से देखती हुई उस पर लपक पड़ती है और कहती है, अरे वाह, सचमुच ये पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट है, जाते ही मुंह में घुल गया। पता है बंटी, बड़े बड़े घरों के बच्चे हर दिन पिज्जा बर्गर खाते हैं। काश कि हम भी अमीरों के घर पैदा हुए होते तो आज हमें भी महंगी महंगी चीज खाने को मिलती। अपने बच्चों की ये बातें सुनकर गरीब गोपी और हीरामणि की आंखें आंसू से तरबतर हो जाती हैं। अरे देख रही हो हीरामणि, हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे कचरे में पड़े खाने का कौर खा रहे और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये दिन देखना मेरे लिए मर मिटने के बराबर है। अजी, ऐसा ना कहो। भगवान ने चाहा तो एक दिन हम अपने बच्चों को अपने कमाए पैसे से अमीरों वाला खाना खरीद कर खिलाएंगे। अपने बच्चों को कूड़े में सना पिज्जा खाने के उस घटना ने गरीब गोपी को तोड़ कर रख दिया, जिस मारे उसने जीने की इच्छा खो दी और बीमारी का बिछौना पकड़ लिया। ऐसे में हीरामणि का सारा ध्यान उसकी देखभाल में जुट गया। अब हर दिन दोनों बच्चे बहते नाले के बदबू और सड़न को सहकर कूड़े में खाने की खोजबीन करके पेट भरने लगे। फिर एक दिन, माँ, मुझे और बंटी को अमीरों वाला खाना चाहिए। हाँ माँ, आप हर दिन हमें कभी रूखी सूखी रोटी प्याज तो कभी नाले के किनारे उगा साग पात खिलाती हो, अब हम और ये खाना नहीं खाएंगे। बेटा, तुम्हें अपनी माँ की मजबूरी समझना ही होगा। कहीं भी काम की बात नहीं बन पा रही है, दिन भर भीख मांग कर यही 4 पैसे मिलते हैं, उसे बस ये रूखी सूखी रोटी ही बन पड़ती है। ऐसे में कहाँ से खिलाएगी तुम्हारी गरीब माँ तुम्हें अमीर वाला खाना? ऐसा कहते हुए हीरामणि फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी माँ को इस कदर रोता देखकर दोनों बच्चे भी बिलख पड़ते हैं। माँ, आप चुप हो जाओ, हमें अमीर वाला
खाना नहीं खाना, हम यही रोटी खा लेंगे। गरीब का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं होता। कभी उन्हें रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। ऐसे में जहां अमीरों के घर का खाना घी में चुपड़ी जाता है, वहीं गरीबों के घर का चूल्हा जलने पर भी सैकड़ों आफत पड़ती हैं। समय बीतता है मगर बच्चों की आंखों में बसा अमीरों का खाना खाने की आस अभी उजागर थी। उसी बीच हीरामणि की तबीयत बिगड़ जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी जोर जोर से खांस रही होती है। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। चिंता मत करो माँ, आज मैं और बंटी आपके बदले भीख मांगने जाएंगे। हाँ माँ, कल मैंने मंदिर के भिखारियों को भीख मांगकर जाते देखा था और अब मैं भी भीख मांगना सीख चुका हूँ। इसके बाद दोनों भाई बहन मंदिर में आकर भिखारियों के बीच बैठ जाते हैं। तभी एक अमीर इंसान बारी बारी सभी को खाना देता है। अरे दीदी देखो, आज हम भिखारी भाई बहन के भाग्य में अमीरों वाला खाना आ गया। चल बंटी, आज हम ये मेरा वाला खाना माँ बाबूजी के साथ मिल बांट कर खाएंगे। दोनों बच्चे खुश मन से खाने की थाली लेकर घर की ओर चल देते हैं। तभी कुछ कुत्ते उनका खाना बिखेर कर खाने लगते हैं। अरे दीदी, इतने वक्त बाद तो हमें अमीरों वाला खाना मिला था, वो भी इन कुत्तों ने छीन लिया। शायद हम भिखारियों के भाग्य में अमीरों वाला खाना लिखा ही नहीं है। चल बंटी, घर चलते हैं। सामने की कार में सवार एक महिला उन बच्चों की बातें सुन रही थी और उनका पीछा करते हुए उनके घर आ पहुंचती है। उसके हाथों में खूब सारा खाना था, जिसमें बर्गर, पिज्जा, रसगुल्ले और भी बहुत कुछ था। बच्चों, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीदी, ये आंटी तो अमीर घर की लगती हैं। देखो, इनके हाथों में अमीरों वाला खाना है। लो बच्चों, ये खाना तुम्हारे लिए है। भूख से ललकते बच्चे स्वादिष्ट खाने की थाली छीन कर खाने लगते हैं। नीलम आगे बढ़कर हीरामणि से बात करने लगती है। हीरामणि उसे अपनी गरीबी की आप बीती बताती है, जिसे जानकर नीलम कहती है, अब तुम्हारी सारी चिंता और तुम्हारा बोझ मेरा है। मेरा नाम नीलम है, मैं एनजीओ की संस्था से आई हूँ। अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मेम साहब, आप हम भिखारियों के गरीब खाने में भगवान बनकर आई हैं। आपके कारण आज मेरे बच्चों की आंखों में बसा अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब भी पूरा हुआ। नीलम के साथ और सहयोग से हीरामणि और गोपी के गरीब भिखारी परिवार के बुझे जीवन ने एक बार फिर संभलने की लौ जल उठती है। एनजीओ की ओर से बबली और बंटी को स्कूल में दाखिला मिल जाता है। साथ ही गोपी और हीरामणि के जीवन में भी रोजगार का रास्ता खुल जाता है।